चलिए AIBE 21 के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे केस लॉज जो कि बैकबोन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा संविधान है 10 नंबर का आता है। AIBE के अंदर 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, 4 नंबर की आपकी PIL आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉज आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो पहले आ चुके हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि वो केसेज हैं जिनकी जानकारी लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको होनी चाहिए। तो पहला केस है केस भारतीय बनाम स्टेट ऑफ केरला। ये वो केस है जिसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही कहा था कि जो हमारा संसद है वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसी जो है केस के अंदर कही गई थी। बहुत महत्वपूर्ण मामला है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भाई बिल्कुल, अगर आप कहें आर्टिकल 21 का बैकबोन है, इसके अलावा तो आर्टिकल 21 बिल्कुल अधूरा है मेनका गांधी के मामले के बिना। आर्टिकल 19 में भी आता है घूमने के अधिकार के अंतर्गत, और उसी चीज़ को इंक्लूड किया गया आपका 21A के अंतर्गत। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 1978 का आपका केस है। इसमें हुआ क्या है, इसमें जो है बिना कारण बताए इनका पासपोर्ट जो था जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी का। और यहाँ पर एक तो इस केस में कहा गया था कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को ट्रायंगल कहा गया कि तीनों को हम एक साथ पढ़ना चाहिए। वो कानून जो 14 का उल्लंघन करते हैं, 19 का उल्लंघन करते हैं, वो 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार की क्या है, विरुद्ध मिले हुए हैं आपको, यानी कि आपको ऐसा लॉ नहीं बना सकते हो। और साथ ही साथ इसमें जो हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, उसको ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लाया, उसको आपका जस्ट फेयर एंड रीजनेबल बताया, जो कि अब तक नहीं था। यानी कि अब तक हमको क्या था, मेनका गांधी के मामले से आर्टिकल 21 जो था कार्य विधायिका के खिलाफ नहीं मिला हुआ था। विधायिका कैसे भी कानून बनाए उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इस केस के बाद लाया गया कि भाई आपको ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जिससे फंडामेंटल लोगों के अधिकारों का क्या हो, हनन हो। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, आपने देखा होगा। एक तो संसद में इसका मेन केस इसमें क्या था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, अगर संशोधन करेगी तो वो 13 में लॉ माना जाएगा, अगर अदर प्रोविजंस में संशोधन कर सकती है। बट यहाँ पर मेन बात क्या आई, एक तो इसमें भविष्य लक्ष्य सिद्धांत आपका दिया गया, बहुत बारी पूछा जाता है भविष्य लक्ष्य सिद्धांत किस केस में दिया गया था, तो गोलकनाथ के मामले में ही दिया गया। और दूसरा, इस केस से जो समस्याएं एराइज हुई 19 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिनरल मिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जब आपका 25वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, जब पावर दे दी पार्लियामेंट को अनलिमिटेड आर्टिकल 368(4)(5) के अंतर्गत, ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 4(5) के अंतर्गत 24वां नहीं सॉरी यहाँ पर 42nd आता है पहले, हाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, जिसने आर्टिकल 368 में क्लोज 4 और 5 जुड़ा और पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी संविधान में संशोधन करने की। तो इस केस के द्वारा इन दोनों क्लोजेस को असंवैधानिक घोषित किया गया और कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो लिमिटेड दायरे में रहकर संशोधन कर सकती है, दूसरा जो बेसिक स्ट्रक्चर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, और तीसरा अगर संशोधन कर सकती है तो भाई कोर्ट में उसको चैलेंज बिल्कुल किया जाएगा। एक तो इसमें ये कहा गया था। दूसरा, इसमें जब आपका आया था 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है 25वां ठीक था, 25 में आपका जो 31C वगैरह जुड़े गए थे कि 39 जो आपका BC है उसके अंतर्गत अगर कोई कानून बनता है और चाहे वो 14 और 19 का उल्लंघन ही क्यों ना करता हो, फिर भी उसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें भी फिर 42 हुआ था, 31C में भी 42, इसने जो चैलेंज किया 42वें संशोधन को ही किया था। 368 में भी 4-5 जो 42 में जोड़े गए थे, और आपका 31C में भी जो 42वां संशोधन किया गया था, क्योंकि वहाँ उसको भी लिमिटेड पावर दे दी इसने, और यहाँ 31C को भी दे दी। यानी कि अब तक तो केवल 39 BC के अकॉर्डिंग पावर थी, अब कह दी कि जितने भी DPSP के अकॉर्डिंग अगर कानून बनाएगा ना, ठीक है 39 का यूज़ करते हुए, तो उसको फंडामेंटल राइट को अगर उल्लंघन भी कर रहा है तो भी आप चुनौती नहीं दे सकते हो। तो इसको भी मिनरल मिल के केस में चुनौती दी गई थी, असंवैधानिक घोषित कर दिया, कहा कि भाई ये तो जो है DPSP को जो है वरीयता दे रहा है। किसके ऊपर वरीयता दे रहा है, फंडामेंटल राइट के ऊपर वरीयता दे रहा है। तो इस संविधान संशोधन में जो प्रोविजन 31C में जोड़ा गया था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया, इनवैलिड असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, और कहा कि ये दोनों जो हैं DPSP और आपका फंडामेंटल राइट में दोनों में बैलेंस जरूरी होता है। सेकेंड पोर्शन में अगर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण। आप हमने देखा था कि जो
केशव भारती वाला मामला था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के में। लेकिन इसमें एक और नई चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर माना, और ये बहुत पूछा जाता है कि जो आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन है, फेयर एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल, इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना था। और इमरजेंसी के टाइम का इम्पोर्टेंट केस है ये, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि बहुत लीडिंग केस है, ध्यान रखें आप। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का मामला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। किसको, इसमें ज़्यादातर फैक्ट यही आता है कि चुनाव को, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना, किसमें, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में। फिर आता है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ये भी इमरजेंसी, जब इमरजेंसी चल रही हो तो क्या इसमें हैबियस कॉर्पस सस्पेंड हो जाता है, ये था इसमें फैक्ट था। जजमेंट क्या था कि कोर्ट ने कहा कि राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन बाद में उसको गलत मान दिया गया था। लेकिन अब ये जजमेंट जो है ओवररूल्ड हो चुका है बाद के डिसीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन पूछा भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आज भी जाता है। फिर है जस्टिस केशवपुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह भी 2017 का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, 2017 का। और आप लोग ये है समझ सकते हैं कि जितने भी लीडिंग केसेस आ रहे हैं सबके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपने यूपीएपी में भी देखा था रिसेंटली, ओल्ड का भी अपना उतना ही एवरेज था और न्यू का भी उतना ही एवरेज था। उसी तरीके से जो आपका उसी प्रकार से जो आपका AIB है, अगर आप पुराने सॉल्व करके देखेंगे तो देखेंगे भी करंटली 2-3 केस जरूर पूछता, तो इस बार भी करंटली केस जरूर आएंगे। और ये तो जैसे मैंने कहा बैकबोन है कॉन्स्टिट्यूशन की, इनमें से 2 प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। तो ये प्राइवेसी से संबंधित केस था कि प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल की कैटेगरी में है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर श्रेया सिंघल। भाई अगर आप लोग वास्तव में सीरियस होकर तैयारी करें ना AIB 21 की, और सीरियस होकर तैयारी से मेरा मतलब कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे, तो आप देखेंगे श्रेया सिंघल का केस 2 बार रिपीटेड हो चुका है, 2 बार नहीं शायद 3 बार रिपीटेड हो चुका है श्रेया सिंघल का केस। इसमें IT एक्ट के इंटरनेट से संबंधित है। IT एक्ट के सेक्शन 66A को चैलेंज किया गया था, ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नवतेज सिंह जौहर आपका PNS 377 अब तो खैर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, लेकिन इस केस में उसको आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 356 के बारे में है। इसमें कहा गया है बॉम्बे इस केस में कि जो 356 लागू होती है ना राष्ट्रपति शासन, उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और दूसरा देखिए प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन का जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना था, दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो भाई इन केसेस को आप लोग कर लीजिए और बाकी केसेस ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन भाई हम अगर इस तरीके के केसेस आपके लिए लेकर आते हैं, आपको हमारी सीरीज तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ बिना किसी तरीके कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।